नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में बताऊंगा कि आदिवासी संभाग की सीटों को लेकर क्यों कांग्रेस और बीजेपी खेमे में जबरदस्त हलचल मची हुई है और उन्हें नए सिरे से अब इस इलाके के लिए अपनी रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर राजस्थान को मिली एक बड़ी सौगात से है और यह सौगात कोटा को मिली है। दरअसल यहां पर चंबल रिवर फ्रंट का आज उद्घाटन हुआ है। 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की बड़ी प्रोजेक्ट है ये, और ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार इसे नगरीय विकास का मॉडल बनाकर पूरे देश में पेश करेगी। हालांकि इस पूरे परियोजना का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत को आज करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अशोक गहलोत आज नहीं जा पाए। ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और अशोक गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने इस पूरी परियोजना का उद्घाटन किया। कल मुख्यमंत्री कोटा जाएंगे और वहां पर सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक भी कल कोटा में ही रखी गई है। राजस्थान की दूसरी खबर बीजेपी से आई है। बीजेपी लगातार चारों दिशाओं से शुरू की गई राजस्थान की अपनी परिवर्तन यात्रा पर फोकस किए हुए है और आज इसी के तहत राजस्थान के पाली जिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी सम्मेलन को संबोधित किया। अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को बताया, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की ताकि बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आ सके। तो बीजेपी लगातार परिवर्तन यात्राओं के जरिए लोगों को अपनी ओर जोड़ने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान की तीसरी खबर सचिन पायलट से है। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान कांग्रेस के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कल जहां उन्होंने कोटा में किसान सम्मेलन में भाग लिया, वहीं वे आज अजमेर में थे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए उन्होंने कहा। दरअसल अजमेर सचिन पायलट का लोकसभा क्षेत्र भी था, वहां से वे लोकसभा में चुने गए थे। उसके बाद गुर्जर समाज के लोगों की भी वहां अधिकता है, तो ऐसे में सचिन पायलट का यहाँ काफ़ी दमखम नजर आता है और यही कारण था आज जब सचिन पायलट अजमेर पहुंचे तो लोगों का उत्साह, खास तौर पर कांग्रेस नेताओं का उत्साह देखते ही बनता था। कांग्रेस खेमे में खुशी की बात है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से फिर से एक्टिव हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की चौथी खबर मोनू मानेसर को है। मोनू मानेसर मोस्ट वांटेड है राजस्थान के पुलिस का और उसे आज हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 16 फरवरी को जुबैर और नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी और उसमें हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश थी। कहा जा रहा था कि राजस्थान में इस हत्या की पूरी घटना को वारदात देने के बाद वह हरियाणा भाग गया था और राजस्थान पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए हरियाणा भी गई थी, जिसे लेकर काफ़ी राजनीतिक बवाल भी मचा कि राजस्थान पुलिस को हरियाणा सरकार की ओर से सहयोग ही नहीं मिला। अब जबकि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जा चुका है तो भरतपुर पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके राजस्थान ला सकती है, उससे इस पूरे हत्याकांड की पूछताछ करेगी। अगली और आखिरी खबर राजस्थान की आरएलपी से जुड़ी है। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, दरअसल हनुमान बेनीवाल इन दिनों अपनी पार्टी के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हुंकार रैली के जरिए लोगों को लगातार अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 14 तारीख को जयपुर में आरएलपी की बड़ी हुंकार रैली है, जिसमें वह तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करेगी जनता के सामने। और यही कारण है कि आज हनुमान बेनीवाल कोटा में थे, कल उदयपुर में रहेंगे और दोनों ही जगह उनके बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने का कार्यक्रम बना हुआ है। तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे दमखम के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। चुनाव आने के साथ ही नई पार्टियों के बनने बिगड़ने, समीकरण बैठाने बिगाड़ने का खेल तो नज़र आता ही है, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह से भी बन जाते हैं जो कि जमी जमाई पार्टियों के लिए अपनी पुरानी रणनीति को बदलने के लिए भी मजबूर कर देते हैं और ऐसा ही कुछ राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से तेज़ी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, जिस तरह से नई पार्टी का गठन हुआ है, उसके बाद राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करना पड़ रहा है और वहाँ के लिए जो समीकरण पहले से ही
उन्होंने तय कर रखे थे, अब उसमें बड़े स्तर पर फेरबदल करने की ज़रूरत उसे नज़र आने लगी है। लेकिन सबसे बुरी हालत तो इसमें बीजेपी की है, कश्मकश में है बीजेपी, क्योंकि उसके पास शायद इस पूरे इलाके से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एक चेहरा था, गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता थे, उदयपुर से वे कद्दावर विधायक थे और राजनीति में काफ़ी दशकों से वे सक्रिय भी थे। तो ऐसे में अब वे सक्रिय राजनीति में नहीं है, उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ऐसे में वे बीजेपी के लिए वैक्यूम थोड़ा ज़्यादा इस इलाके में नज़र आ रहा है और इस पूरे कवायद के पीछे का मकसद यही है कि किस तरह से यहाँ पर फिर से अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो आदिवासी बेल्ट उसका कभी पारंपरिक वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन इस राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो वह वोट बैंक खिसकता हुआ बीजेपी के पलड़े में जा गिरा। बीजेपी का वजन आज भी आदिवासी बेल्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। तो ऐसे में पूरा दमखम लगाने के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कसर बाकी ना रह जाए। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान का मेवाड़ और वागड़ के इलाका, जिसकी आज हम खबर में बात बता रहे हैं, बड़ी खबर में, उसके लिए कहा जाता है कि जिसने इस इलाके में सबसे ज़्यादा सीट जीत ली वही उसी की पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बनती है। यानी कि सत्ता का दरवाज़ा मेवाड़ और वागड़ की सीटों को कहा जाता है। कहने को तो यहाँ पर 17 सीट है जो कि आदिवासी बेल्ट में है, लेकिन राजस्थान की करीब करीब 60 सीटों पर यहाँ के समीकरणों का काफ़ी असर नज़र आता है। और ये 60 सीटें वो है जो कि आरक्षित सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व सीट है और वहाँ की राजनीति पर भी यहाँ के मुद्दों का बड़ा असर होता है। आदिवासी इलाका है, तो ऐसे में आदिवासियों की बात आपको कांग्रेस भी करती नज़र आ जाएगी, बीजेपी भी करती नज़र आएगी। लेकिन आज़ादी के बाद भी आज आदिवासी इलाकों की हालत क्या है किसी से छुपी नहीं है। तमाम तरह की विकास योजनाओं की सरकारें बात करती है, लेकिन बाकी इलाकों की तुलना में ये आज भी किस कदर पिछड़े हुए हैं कि यहाँ पर न तो आपको प्रॉपर सड़कें मिलेगी, न ही पानी की व्यवस्था, इनके लिए साफ पानी की व्यवस्था, न ही चिकित्सा व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी। तो ऐसे में अपनी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने के लिए अब यहाँ पर एक नई आदिवासी पार्टी का गठन हो गया है, भारतीय आदिवासी पार्टी, यानी कि BAP। और इस पार्टी को बनाने वाले और कोई नहीं है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही राजनीतिक समीकरण को गड़बड़ाते हुए चौंकाने वाले BTP, भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर अब अपना अलग भारतीय आदिवासी पार्टी बना लिया। अपने आप में बड़ी बात है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात बेस्ड पार्टी कही जाती है, जिसका सहयोग इन सामाजिक संगठन के रूप में शुरू हुए बांसवाड़ा के इन संगठनों ने लिया था, आदिवासी संगठनों ने। उसके बाद जब राजनीति में आए, 5 साल राजनीति कर ली, तो उन्हें लगा कि अपनी भी एक पार्टी होनी चाहिए। बस फिर क्या था, BTP का साथ छोड़ दिया और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बना ली है। अब जरा गुना भाग समीकरण की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से यह नई पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दरअसल जब साल 2018 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने 2 विधायकों को जमी जमाए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनाव जितवाकर अपने विधायकों को विधानसभा तक भेज देगी, अपने प्रत्याशियों को विधानसभा तक भेज देगी। लेकिन ऐसा ही हुआ और ये पार्टियां के इन दोनों के लोगों पर स्थानीय आदिवासियों ने जमकर भरोसा जताया। इसके बाद जब भी छात्र संघ के उपचुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से किया गया। 2 विधायक हैं और ये दोनों ही विधायकों ने अब अपना जनाधार तैयार करने के बाद नई पार्टी बना ली है। तो ऐसे में एक और नई पार्टी अब राजस्थान में आदिवासी बेल्ट में आ गई है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ हिस्सा, पाली का इलाका, ये सभी आदिवासी बेल्ट में आते हैं और यहाँ पर काफ़ी दमखम के साथ ये आदिवासी पार्टियाँ चुनाव मैदान में नज़र भी आती है। यही नहीं, केवल राजस्थान नहीं बल्कि राजस्थान से लगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे इलाकों के जो सीमा बॉर्डर इलाके हैं, जहाँ पर आदिवासी बेल्ट जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर भी ये अपने आप को अब मजबूती से
लोगों के सामने पेश करने में जुटे हुए हैं, यानी कि इन आदिवासी कम्युनिटी का वोट कहीं नहीं जाएगा, इन्हें ही मिलेगा, ऐसा ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जो मेवाड़ और वागड़ का इलाका है, वहाँ से राजस्थान में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री बने हैं। उनमें से मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा 17 साल तक राज किया है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में। हरदेव जोशी, वे भी विधायक रहे हैं बांसवाड़ा से। हरदेव जोशी अपने आप में बड़ा नाम माना जाता है। और इसी तरह से शिवचरण माथुर भीलवाड़ा से थे। भीलवाड़ा पहले वागड़ इलाका में लगता था, तो भीलवाड़ा से वे विधायक रह चुके हैं और नगर परिषद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बने कांग्रेस के तीनों नेता, बल्कि अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी ये तीनों नेता बने। तो कांग्रेस के लिए काफ़ी सम्मानजनक और एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है इस इलाके में मजबूती के साथ, दमखम के साथ चुनाव लड़ना। वैसे भी साल 2018 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नज़र डाली जाए तो आदिवासी बेल्ट के सीटों की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बीजेपी को 12 सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। कांग्रेस को केवल 10 सीट जीतने में कामयाबी मिली, जबकि 2 आदिवासी पार्टी का था, बीटीपी का, और एक निर्दलीय विधायक वहां से जीता। ये जो समीकरण है कांग्रेस, यहाँ पर कौन वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर कही जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि वैसे भी मिथक भले ही 2018 में टूटा हो, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि जो यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट जीती है उसे ही सरकार बनाने का मौका मिलती है। बीजेपी भले ही 2018 के चुनाव में यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी हुई है उसे भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और आदिवासी पार्टी के 2 विधायकों के समर्थन से ही कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में दमखम के साथ चल रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में इस इलाके में मजबूती से अपने आप को लोगों के बीच में खड़ा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के सबसे बड़े धाम कहे जाने वाले बांसवाड़ा के मानगढ़ में 2 बार आ चुके हैं, बड़ी जनसभा संबोधित कर चुके हैं। लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश उनकी तरफ से हो चुकी है। अपनी केंद्र की कई आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं का भी उन्होंने यहाँ उल्लेख किया। वहीं कांग्रेस भी आदिवासी बेल्ट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही, और यही कारण था कि राहुल गांधी की यहाँ पर हाल ही में एक बड़ी जनसभा कराई गई थी। और राहुल गांधी ने तो बातों ही बातों में यहाँ तक कह दिया कि जो भी ज़मीन है भारत पर, सबसे पहला हिस्सा आदिवासियों का है, क्योंकि वे ही भारत के मूल नागरिक हैं। लेकिन मोदी सरकार उनसे उनके सारे अधिकार छीन रही है। तो आदिवासी इलाके में लोगों को लुभाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की तरफ से लगे रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस आदिवासी बेल्ट को साधने, यानी कि वागड़ के इलाके को साधने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 6 महीने में आधे दर्जन से ज़्यादा बार उन्होंने यहाँ पर बड़ी जनसभाएं की है। अपने सरकार की कई बड़ी योजनाओं को उन्होंने इस आदिवासी बेल्ट के लिए लागू किया है, वहाँ पर चलाई जा रही है। राहुल गांधी आए थे तब भी कई बड़ी योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया था। तो ऐसे में अब अशोक गहलोत की ओर से भी लगातार इस क्षेत्र में कोशिश की जा रही है कि पार्टी को मजबूत मिले। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या यह है कि उसके पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, उदयपुर के विधायक गुलाबचंद कटारिया, वे अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, राज्यपाल बन चुके हैं। तो ऐसे में किस चेहरे के आधार पर यहाँ के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करें, क्योंकि सीपी जोशी भले ही चित्तौड़गढ़ से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनका प्रभाव या उनका राजनीतिक कद गुलाब कटारिया की तरह नहीं है। राजनीति का अनुभव भी गुलाब कटारिया को बहुत ज़्यादा था, गुलाबचंद कटारिया को। तो ऐसे में उस अनुभव की कमी कहीं ना कहीं बीजेपी को खलती नज़र आ रही है। और यही कारण है कि बीजेपी की कोशिश है अपने तमाम बड़े नेताओं को आदिवासी बेल्ट में उतारने की। वैसे भी वसुंधरा राजे की यदि मैं बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो आदिवासी इलाके में स्थित बांसवाड़ा में बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में नियमित रूप से वे जाती हैं और उस वक्त आप पार्टी के पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो अब यही देखना होगा कि आदिवासी बेल्ट को साधने में कांग्रेस और बीजेपी में से इस चुनाव में कौन ज़्यादा कारगर साबित होता है और कितना असर इस बार आदिवासी इलाके की बनी बीटीपी और
आदिवासी भारतीय पार्टी का नज़र आता है और ये कितने दमखम के साथ चुनाव मैदान में नज़र आती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या आदिवासी बेल्ट के जो इलाके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, उनको मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जाए। यानी कि इमोशनल कार्ड ये लोग लगातार खेलने की कोशिश कर रहे हैं आदिवासी बेल्ट में। तो ऐसे में क्या भील प्रदेश बनाने का मुद्दा भी इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं गूंजता नज़र आएगा, इस बात पर सबकी निगाहें रहेगी।